धुरंधर द रिवेंज, रियलिटी और प्रोपेगेंडा। तो जब से ये मूवी रिलीज हुई है लोग 3 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। पहले वो लोग जो इस मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया टोटली प्रोपेगेंडा मूवी है, सरकार की छवि चमकाने की कोशिश की है। दूसरे वो लोग जिनको ये फिल्म एकदम बढ़िया लगी है सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडियन सिनेमा में ऐसा सिनेमा आज तक कभी नहीं बना। दैट इज ट्रू भाई, बहुत ही कमाल की मूवी। और तीसरे लोग जो इस मूवी को एकदम सच मान रहे हैं और भाई साहब बोल रहे हैं कि यही है मूवी और देश की जो सरकार प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके फेवर में। वो बोल रहे हैं कि भाई साहब ये सरकार ना होती तो भाई साहब इस मूवी में जो दिखाया वो कभी नहीं हो पाता। तो यहाँ पर तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे एंड वीडियो के एंड तक जान लेंगे कि क्या ये मूवी प्रोपेगेंडा है या फिर एक रियलिटी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। धुरंधर द रिवेंज, अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो में आगे स्पॉयलर्स होंगे भर भर के, तो आप ये वीडियो यहीं पर छोड़ सकते हैं। या फिर आपको फर्क नहीं पड़ता स्पॉयलर्स का, आपको बस जानना है कि मूवी ने ऐसा क्या दिखा दिया जो भाई पूरी दुनिया त्राईमान मचाने लग गई और लोग 3 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। तो इस मामले में हम बात करेंगे। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये कोई मूवी रिव्यू चैनल नहीं है। इस चैनल पर हम देश से जुड़ी हुई बातें, जो देश के लिए जरूरी मुद्दे हैं, उन पर अनबायस तरीके से ओपिनियन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर कोई बायसनेस अगर आपको दिखती है या फिर ऐसा लगता है कि हम कहीं पर गलत हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मर्यादा के साथ में अपने विचार रख सकते हैं एंड आराम से आप अपनी बात को वहां पर कह सकते हैं। बाकी हाँ, हो सकता है कि मेरे विचार आपसे मेल ना खाएं, तो आप मेरी बातों से सहमत और असहमत हो सकते हैं। मैं हमेशा क्रिटिसिज्म का स्वागत करता हूं। अब बात करते हैं धुरंधर द रिवेंज मूवी की उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिर्फ फिल्म मेकिंग के तौर पे इसे देखने जा रहे हैं या फिर उनको सिर्फ सिनेमा एंजॉय करना है। भाड़ में जाए यहाँ पर बीजेपी, भाड़ में जाए कांग्रेस, उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है, ना ही उनको प्रोपेगेंडा से मतलब है। तो उनके अकॉर्डिंग बताऊं तो ये फिल्म एक मास्टरपीस है एंड अपने आप में जो डिटेलिंग ये फिल्म रखती है, जो यहाँ पर कैमरा वर्क है, जिस तरह का इसका स्क्रीन प्ले राइट है भाई, 4 घंटे की मूवी में ऑडियंस को बिठा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है बहुत लोगों के लिए। लेकिन आदित्य धर भाई साहब की शार्प राइटिंग ने ये कर दिखाया। एंड जिस तरह की यहाँ पर इसका स्क्रीन प्रेजेंस है, स्क्रीन राइटिंग है भाई सॉलिड। हर एक कैरेक्टर की लाजवाब एक्टिंग ने चौंका दिया है। म्यूजिक अव्वल दर्जे का है। मतलब जो मूवी को एंजॉय करना चाह रहा है, सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जा रहा है भाई, उसके लिए ये साक्षात एक चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस वाली मूवी है। मतलब टोटल टनाटन मजेदार, कोई कमी नहीं निकाल सकते हैं। छोटी मोटी कमी जैसे धुरंधर 1 मूवी जो थी उसमें म्यूजिक और ज्यादा बेहतर था, इसमें थोड़ी सी कमियां रह गई। तो मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर आपको उतनी ज्यादा कमी देखने को नहीं मिलेंगी। एक एक्शन सीक्वेंस मान लो, जो भी कुछ मूवी में दिखाया है बहुत ही कड़क एंड सॉलिड। फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई ये मूवी 10 on 10 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भाई जिनको केवल सिनेमा देखना है, एब्सोल्यूट सिनेमा, गो एंड एंजॉय धुरंधर द रिवेंज। और अब बात कर लेते हैं उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू की जिनको ये मूवी प्रोपेगेंडा लगती है और जिनको ये मूवी रियलिटी लगती है। तो हाँ, मूवी में प्रोपेगेंडा और रियलिटी को जो इस तरीके से मसड़ के मिलाया है तो फर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी इंसिडेंट्स हमको दिखाए गए हैं कि भाई जो भी यहाँ पर धुरंधर अपना जो स्पाई एजेंट है, अननोन मैन है अपना, जो पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी या उनसे जुड़े हुए लोगों को फिनिश कर रहा है, उनको निपटा रहा है, तो भाई उन सब की न्यूज अगर आप रियल में उठा के देखोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे या फिर पाकिस्तान की न्यूज को थोड़ा फॉलो करोगे, तो भाई वो सब एग्जिस्ट करते थे और वो ठीक लगभग उसी तरीके से मरे हैं जिस तरीके से हमारे यहाँ पर धुरंधर ने उनको मारा था। कैसे? जैसे कि यहाँ पर खनानी ब्रदर्स था, उसको वैसे ऊपर से ट्रांसफॉर्मर पे पटक दिया, तो उसकी रियल न्यूज थी कि वो आत्महत्या की, उसने 8 मंजिल ऊपर से छलांग मार के, कुल मिला के वो ऊपर से कूद के मर गया था। उसके बाद में एसपी असलम को हम सभी जानते हैं कि भाई 2014 में रियल वाला निपट गए थे, लेकिन फिल्म में ये 2016 में इनको निपटाया क्योंकि इनको अपना प्रोपेगेंडा सेट करना था, बीच में अपना हिसाब किताब डालना था। खैर जो भी हो,
उसके अलावा यहाँ पर जो एक कैरेक्टर आता है पिंदा, जो रणबीर का जीजा होता है, रणबीर सिंह का, तो वो वहां पर पाकिस्तान में ड्रग डीलिंग के लिए जाता है और वो रणबीर सिंह के हाथों ही मारा जाता है। ये हमने फिल्म में देखा, लेकिन रियल लाइफ इवेंट में एक रिंदा नाम का कैरेक्टर, कुछ ऐसे ही मिलता जुलता नाम है, वो ओवरडोज से, इंडिया का बंदा था, ओवरडोज से पाकिस्तान में मरा हुआ पाया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो न्यूज आर्टिकल्स पाकिस्तान न्यूज है, वहां पर उन सभी कैरेक्टर जो वहां पर मरे हैं उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया गया है और उसको फिल्म में सेटअप किया गया है। तो जब आप ये फिल्म देखोगे तो ऐसा लगता है कि एक परफेक्ट टाइमलाइन से चल रही है और ये सब हुआ था। लेकिन अब जब फिल्म में इतना सब कुछ सही है तो आखिर धुरंधर द रिवेंज मूवी के साथ प्रॉब्लम है क्या? लोग इसे प्रोपेगेंडा क्यों बोल रहे हैं? जबकि धुरंधर 1 जब मैंने देखे तो उसको मैंने प्रोपेगेंडा नहीं बोला था, क्योंकि उसमें जो चीजें दिखाई थी वो उतनी ज्यादा बायस फील हो नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पर आदित्य धर साहब ने अपना जो प्यार है एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए या फिर हमारे प्रधानमंत्री के लिए वो कुछ ज्यादा ही दिखा दिया। एंड जो बायसनेस तरीका है दिखाने का, वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं छवि चमकाने की कोशिश की है। अब सामान्य तौर पे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एक लोकतंत्रात्मक देश में रहते हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति को पूर्ण आजादी है कि वो व्यक्तिगत तौर पे किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को फॉलो करे, उसकी आइडियोलॉजी में बिलीव करे या फिर किसी भी पर्टिकुलर नेता को वो पसंद कर सकता है, उसके बारे में प्रशंसा कर सकता है। लेकिन आदित्य धर साहब ने यहाँ पर आर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करके फिल्म के जरिए मासेज को भ्रमित करने की कोशिश की है। उसे ही कहते हैं प्रोपेगेंडा। देखो भाई, हमारा जो देश है वो अंधभक्ति काल में चल रहा है। ज्यादातर लोग व्हाट्सएप के सहारे जी रहे हैं और उनको फिल्मों के सहारे जो भी दिखा दो, मीडिया यहाँ पर बिक ही चुका है, तो जो भी कुछ वो देखेंगे वो बिलीव कर लेंगे और भाई साहब यहाँ पर महामानव को भगवान मानने में एकदम मान जाएंगे कि हाँ भैया इन्होंने बोला है, सत्य बोला होगा। तो यहाँ पर छवि चमकाना, बड़ी पॉपुलेशन को यहाँ पर बायसनेस का हिस्सा बनाना, ये अपने आप में गलत है। इसे ही कहते हैं प्रोपेगेंडा, कि जो बात सच नहीं है उसको आप व्हाइट वॉश करके पब्लिक में फैला दो कि हाँ ये चीज बहुत सही तरीके से हुई थी, उसको मास्टर स्ट्रोक बुलवा दो और बस हो गया काम। तो अब मैं फिल्म के उन हिस्सों की बात करूंगा जहां पर मेजर प्रॉब्लम है एंड यहां पर प्रोपेगेंडा साफ साफ दिखता है, जो कि फैक्चुअली माने तो वो गलत भी है और अगर एक्यूरेसी के आसपास भी है तो उसको रॉन्ग वे में दिखाया गया है। तो टाइमलाइन का तो मेरे को नहीं पता, बट पूरी फिल्म के अनुसार ये सीन कहां पर आ रहा है वो एक आइडिया मैं बता देता हूं। तो वैसे तो फिल्म में शुरू से ही डायलॉग्स के जरिए थोड़ा सा कम्युनल एंगल रखते हुए ये फिल्म कहीं ना कहीं प्रशंसा करती है एक तरफ की पार्टी की। लेकिन सबसे ज्यादा अखरने वाला जो पहला सीन मुझे लगा वो था 2014 की टाइमलाइन। भारत के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं और उसको पाकिस्तान की टीवियों पे दिखाया जा रहा है, जहां पर अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर अपने घर में एंटर करता है और एंटर करने के साथ में जब अर्जुन रामपाल है, उसका बाप है, वो टीवी देख रहा होता है, तो वो बोलता है कि तुम इतनी सारी फंडिंग्स डॉलरों में भारत की यूनिवर्सिटीज और अलग अलग जगह एनजीओज में देते रहे, फिर भी ये जीत गए। मतलब ये जो पर्टिकुलर पार्टी वो जीत गई। मतलब इससे पहले वाली जो पार्टी थी उसको टोटली डिफेम करते हुए बताया है कि वो डायरेक्ट आतंकियों से मिली हुई थी और वो फंडिंग लेती थी और आतंक को सहारा देती थी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पहली बायसनेस दिखी वो भाई डायलॉग्स के जरिए बहुत ही ब्लंट जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा डायरेक्टली डिफेम करती है अपोजिशन को और जो रूलिंग पार्टी है उसकी प्रशंसा करती है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सीन पे, जहां पर प्रधानमंत्री की डायरेक्ट चमकाने की कोशिश की है और उनको भाई साहब खौफ का सौदागर बताया गया है कि वही ये किंग और उसके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से साया है डर का पूरे आतंकवाद समाज में, जो कि सच भी है एक पॉइंट ऑफ व्यू से। वो मैं बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पर दाऊद इब्राहिम का सीन आता है और वो बेड रिडन दिखाया गया है, एक खटोले पड़ा है वो एक हॉस्पिटल में। एंड क्या बताऊं यार, मैं तो कह रहा हूं आदित्य धर भाई साहब इसको और भी घटिया दिखा सकते थे आप, उसको और चांटा वाटा मारते हुए, जिसने हमारे देश को प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से हमारे देश में आतंकवाद का साया रहा, ऐसे व्यक्तियों को और भी घटिया तरीके से दिखाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर फुल सपोर्ट है भाई का, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर अगर आप वहां पर एकदम बूट पॉलिशिंग करने लग जाते हो ना अपने इधर साइड की, वो मेरे को घटियापन लगा। देखो यहाँ पर डायलॉग आता है जो दाऊद इब्राहिम देता है कि जब से वहां पर यानी इंडिया में चाय वाला आया है तब से हमारे लोगों में डर का माहौल है, एकदम डर का खौफ है, आतंकवाद समाज पूरा डरा हुआ है। बिल्कुल मैं ये बात मानता हूं कि मोदी जी के आने से आतंकवाद समाज डरा हुआ था, लेकिन डिप्लोमेसी के मामले में कहीं ना कहीं ये झूठ है। मैं ये मान सकता हूं कि भाई हम
मोदी जी के आने के बाद में पाकिस्तान को लेके डायरेक्ट एक्शन आराम से कर पाते हैं। वो बोला स्ट्राइक करो करो, हो जाती है, मान लिया। लेकिन डिप्लोमेसी लेवल पे क्या? अभी जब यहां पर इंडिया पाक का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो किसी बाहर के राष्ट्रपति के नाम पे तो इन्होंने डर के मारे वॉर रुकवा लिया, और वो भी वो अनाउंस कर रहे हैं बाहर वाले। उसके अलावा डिप्लोमेसी लेवल पे अगर इसको देखें तो यहां पर ये एक तरीके का फेक स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे यहां पर जब आतंकवादियों पे हमला किया जाना चाहिए था, एयर स्ट्राइक हो रही थी, तो हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब पहले फोन पे बोल देते नहीं नहीं हम तो पाकिस्तान केवल ये अड्डे अड्डे उड़ाएंगे। तो डिप्लोमेसी लेवल पे माने तो भैया ये सब एक दिखावा, एक चाल के तौर पे होता है, बट इन रियल लाइफ ऐसा कुछ नहीं है भाई। सब मतलब सेटिंग का मामला है। इस मामले में और ज्यादा नहीं बोलूंगा, बाकी विवाद हो जाएगा। बट हाँ ठीक है, डरता है पाकिस्तान, मान लिया, बट जिस लेवल पे आप सोच रहे हो, जिस हिसाब से आप सोच रहे हो, वैसा नहीं है। एंड उसके बाद में यहाँ पर राम मंदिर का जिक्र हो जाता है, मतलब मामला थोड़ा कम्युनल भी रखा गया है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो ये दो मेजर सीन थे जो इंटरवल के पहले आते हैं। एंड इंटरवल के बाद की पूरी मूवी तो फुल डेडिकेटेड है भाई साहब हमारे माननीय प्रधानमंत्री और उनके पार्टी के लिए। वहां पर पहला ही जो बड़ा मास्टर स्ट्रोक आता है वो होता है ऑपरेशन ग्रीन लीफ, हरी पत्ती नोटबंदी। अरे भैया यहाँ पर नोटबंदी को जो व्हाइट वॉश किया है कि 60,000 करोड़ रुपए नकली छापे जा रहे हैं, जो कि नेपाल टू यूपी आते हैं, नेपाल बॉर्डर को पास करते हुए, और यूपी में उन सब चीजों को संभालने के लिए आतिक अहमद वाला जो मामला आपने देखा होगा, जेल से बाहर निकलते उसको उड़ा दिया था। तो यहां पर ये जो पूरा सीक्वेंस बिठाया है वो टोटली प्रोपेगेंडा है। सत्य के साथ में प्रोपेगेंडा को मिक्स करके परोसा गया है। देखो भाई, नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूटेगी, काला धन वापस आएगा, ये प्रॉमिस था हमारे प्रधानमंत्री का, और ये बात पूरी देश की जनता जानती है। अब फिल्म में क्या दिखाया गया है कि वहां पर नकली नोटों की जो फैक्ट्री पाकिस्तानों में लगाई गई है, पाकिस्तान उसको नेपाल के जरिए यूपी के यहां पर भेजता है और पूरे इंडिया में उनको सर्कुलेट करता है। ठीक है, मान लिया, और ये सच भी है, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड न्यूज देखो जो खनानी ब्रदर्स वाली है, तो नोटबंदी के बाद में आत्महत्या कर ली थी उनमें से एक भाई ने, वो कूद के, जो सीन आता है रणवीर सिंह का ऊपर से उसको ट्रांसफॉर्मर पे गिरा देता, तो कहीं ना कहीं न्यूज आर्टिकल्स के साथ में थोड़ा मैच करती है। तो फिल्मी लेवल पे फिक्शन को ऐड करके बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन क्या नोटबंदी वाकई सक्सेस थी? इसका आंसर है नहीं, झूठ। खुद बीजेपी बात नहीं करना चाहती नोटबंदी पे। देखो कैसे, मैं बताता हूं। नोटबंदी पे प्रॉमिस किया गया था कि भाई साहब काला धन वापस आ जाएगा, तो सबसे पहली बात 99.3% करेंसी वापस आ गई थी और 0.7 बचा है। तो हमारे मनोज तिवारी बोलते हैं कि वहीं से हो रहा था आतंकवाद। अरे तो कहता है कि 99.8%, एक मोटा मोटा आंकड़ा, उतनी करेंसी वापस आ गई। 99.8% में 0.2% बचा ना, वो सारे पैसे से आतंकवाद हो रहा था। चलो ठीक है, उसको भी हम एक बार के लिए मान ले अजम्पशन के तौर पे, तो बोले आतंकवादी कमर टूट जाएगी, उसके बाद में आतंकवाद सर नहीं उठा पाएगा। तो मैं यहाँ पर सीरीज ऑफ इवेंट्स बता देता हूं, आप देख सकते हैं। ये वो आतंकी हमले जो हमारे देश में नोटबंदी के बाद में हुए थे। अगर भैया आपने उनकी कमर तोड़ी दी है नोटबंदी से, अगर उनकी सारी करेंसी खींच ली है, तो फिर ये आतंकवादी हमले हुए कैसे? तो सारी चीजें भूल जाओ, नोटबंदी में लोग मरे, परेशान हुए, उन सबको भूल जाओ, केवल आतंकवाद को भी फोकस किया जाए ना, तो यहां पर भी सक्सेस नहीं है, ये फेलियर ही था। और यहां पर ये जो सीरीज ऑफ इवेंट है, जितने भी आतंकी हमले हुए हैं, इनमें सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। जिम्मेदारी इन द सेंस 300 किलो RDX पुलवामा में कैसे आया, एंड और भी बहुत सारे। जब जब यहां पर जो भी आतंकी हमले हुए, वहां पर सरकार ने बस घूम फिर के मामला कम्युनल बना दिया या फिर किसी न किसी को दोषी ठहरा दिया, लेकिन कभी उसकी जिम्मेदारी नहीं ली कि हमारी गलती है, हमारी इंटेलिजेंसी फेलियर है। तो ये टोटली फेलियर थी नोटबंदी, जिसको फिल्म में व्हाइट वॉश करके दिखाया गया है। एंड ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जितने भी अंधभक्त लोग काव काव करने आ जाते हैं ना कमेंट बॉक्स में कि अरे यार तुम जो भी बोलो, नोटबंदी बहुत बढ़िया थी, मास्टर स्ट्रोक था। अरे मैं मास्टर स्ट्रोक नहीं था बाबू, वो यार तुम पढ़ो लिखो, थोड़ा ज्ञान अर्जन करो। मैं समझ सकता हूं कि मैं बहुत विख्यात ज्ञानदाता नहीं हूं, बट इतना समझ आता है पॉलिटिक्स में कि नोटबंदी है वो
फेलियर थी। और अब जब आतंकी हमलों की बात हो ही रही है तो ये नहीं है कि 2014 से पहले हमले नहीं होते थे। इवन 26/11 वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक था मुंबई ताज वाला, जिसमें जो अपोजिशन सपोर्टेड पार्टी थी वहां पर यूनियन होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने माना कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। श्री विलास राव देशमुख ने इस्तीफा दे दिया था सीएम पद से और एम.के. नारायण जी ने भी इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि हमारी गलतियां यहां पर हुई हैं, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, हम नहीं कर पाए। लेकिन अब की सरकारों की जैसे थोड़ी है कि मुंह उठा के भाई सब मामला कम्युनल बना दो, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट कर दो और उसके बाद में है ही बस और कुछ नहीं। मैं मानता हूं यहां पर एयर स्ट्राइक्स किए हैं, ये हुए हैं, तो भाई इसका सॉरी है ना मैं अपने देश की आर्मी को दे दूंगा, इंटेलिजेंस को दे दूंगा, पर इनको तो नहीं दूंगा, चोरों को। तो सिंपल सी बात ये है भाई साहब, यहां पर ये ना इस्तीफा देते हैं ना जवाब देते हैं। पुलवामा अटैक 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया बोल दो, अभी बता दो। कमर तोड़ दी थी ना तुमने नोटबंदी से, तो प्लीज यहां पर ये जो चाटने वाली बात थी ना, सबसे ज्यादा यही अकरी, और अन्य व्यक्ति ही करके आ जाते हैं कि भाई साहब वो तो मास्टर स्ट्रोक था। अरे घंटा मास्टर स्ट्रोक। और रही बात नकली नोटों का धंधा करने वालों की या फिर नकली नोट छापने वालों की, तो भाई हमारे देश की इंटेलिजेंस इनफ कैपेबल है कि उनको ट्रेल कर सके, उन पे छापे मारे जा सके और उस मनी को जब्त किया जा सके। इसके लिए भैया 60,000 करोड़ के लिए पूरी देश की इकोनॉमी की बत्ती लगा देना, ये कहीं की समझदारी नहीं थी। और जब नकली नोट की बात हो रही है तो गुजरात का अभी का केस आया है, गुरुजी प्रदीप है, योगा फाउंडेशन के नाम पे भैया इन्होंने नकली नोटों का कारोबार कर रखा है। मतलब तिलकधारी और पूजा करने वाले भी हो सकते हैं। तो ये सब ना दिखावा जो हो जाता है ना, छवि चमकाने वाला, ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो कुल मिला के बात ये है भैया, नोटबंदी एक सेंटर पॉइंट है इस मूवी का, जिसको जस्टिफाई करने की कोशिश की कि आतंकवादियों की बत्ती लग जाएगी, कमर टूट जाएगी, ये हो जाएगा, येन केन प्रकरण, इनको जस्टिफाई करना था कि हाँ नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन भैया जो चाटने की कला आपकी है उसमें आप अव्वल निकले। मतलब अग्निहोत्री या फिर जो केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर्स हैं, ये भी इतने नहीं चाट पाए जितना आपने चाट ली। बहुत लंबा खेलोगे गिरधारी, क्योंकि तुम में चाटने की कला है। चाटो। एंड अब मैं आपको एक कमाल की थ्योरी बताता हूं। अगर ये मूवी धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज कोई और डायरेक्टर बना रहा होता या फिर आदित्य तरी बना रहे होते और इसमें केवल हमारे देश की जो महानता है आर्मी की या फिर हमारे देश की इंटेलिजेंसी जिस तरीके से शार्प तरीके से वर्क करती है उसको रखते, डोवाल साहब को भी हम एक बार के लिए रख लेते, लेकिन गवर्नमेंट वाला हिस्सा निकाल देते, जो वन साइडेड प्रशंसा वाला हिस्सा है उसको हम एक बार के निकाल दे, उसको अनबायस होके बनाते, जो जैसा है तटस्थ है वैसा ही रख के भी बनाते, तो भाई ये मूवी कभी बनती ही नहीं या फिर इसको बहुत वक्त लग जाता। मैं मानता हूं अभी भी आदित्य धर साहब ने उरी के बाद बहुत लंबा वक्त ले लिया, क्योंकि डिटेल बहुत सारे आर्टिकल्स, न्यूज और जिस तरीके से स्टोरी को पिरोया है उसमें वक्त लगा है। लेकिन प्री प्रोडक्शन एंड उसके बाद में प्रोडक्शन के टाइम में जो परमिशंस होती है कैमरा जमीन पे उतारने की कि कहां पर शूटिंग करनी है या फिर कहां पर आपको ये बमबारी दिखानी है, तो उसको लेने में जब सरकार को पता चलता ना कि ये तो अनबायस मूवी है और भाई ये तो केवल देशभक्ति ही फील दे रही है और हम इसमें नहीं है, तो भाई वो बनने ही नहीं देते। और देते तो भैया परमिशन के लिए उनकी चप्पलें गिर जाती कि भाई हमको यहाँ पे शूटिंग की परमिशन दे दो, यहाँ पे दे दो, नहीं बना पाते। बट क्योंकि यहाँ पर भैया ये वन साइडेड है और सरकार ने बोला भाई मौज आ रही है, हम तो सुपर हीरो बन गए, महामानव बन गए और हमारी प्रशंसा ही प्रशंसा, व्हाइट बॉस हो गया, अरे तू जो बनाना चाहे बना, बोल के हम देते हैं। लोग कितना लेता है तेरे को, बढ़िया देखना चाहिए, एंगल एकदम शपथ लेते हुए टीवी का बढ़िया दिखना चाहिए, नोटबंदी का एंगल एकदम सिनेमा हॉल में बढ़िया दिखना चाहिए, पर भाई छवि चमकनी चाहिए। तो ये फर्क है। अगर यही आर्ट फॉर्म, यही फिल्म की बनाने का तरीका अनबायस होता तो ये फिल्म घिस घिस के बनती या फिर लो बजट में बन जाती। इसलिए हमारा बॉलीवुड अभी तक पाकिस्तान के एजेंट बिकने वाली और हमारा देश का हीरो ये में फंसा पड़ा है, क्योंकि रियल जब दिखाने जाओगे तो आपको वन साइडेड होना पड़ेगा। बट लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर भी मैं आदित्य धर साहब को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि एटलीस्ट आपने सिखा दिया कि आखिर मूवी कैसे बनती है, किस तरीके से मूवी को फिल्माया जाता है और किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है। 4 घंटे की मूवी और बंदा हिले भी ना, दैट इज ऑसम। तो मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भैया ये मास्टरपीस है, लेकिन
चाटने के हिसाब से भी ये मास्टरपीस ही है। एंड नाउ वीडियो एंड करने से पहले आपको एक और बात बता दूं कि ये जितने भी हमारे मूवी रिव्यूअर हैं, मूवी क्रिटिक है, जैसे कि पीजे एक्सप्लेन, भाई इन्होंने बहुत कमाल का रिव्यू दिया था और आदित्य धर के जो बीजेपी को सपोर्ट वाले हिस्से उसको बहुत ही स्मार्टली बोला। और जितने भी मूवी रिव्यूअर है इनको तो मैं दोस्त दूंगा ही नहीं, इनका काम नहीं है मूवी को प्रोपेगेंडा बताना या नहीं बताना, क्योंकि ये मूवी को मूवी की तरह देखते हैं और मूवी के बनाने की प्रोसेस से लेके उसके प्रेजेंट करने के तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और फिर रिव्यू करते हैं। लेकिन वहीं पर कोई इंसान जो अपने आप को देश के लिए एक एक्टिविस्ट मानता है या फिर बात ही वो रोज देश के मुद्दों की करता है, तो उसको ये प्रोपेगेंडा कहना जरूरी है। जैसे कि सार्थक गोस्वामी, सार्थक का संडे शो आता है, तो उन्होंने साफ बोला है हाँ मूवी प्रोपेगेंडा है। वहीं पर पीजे या फिर इनके अलावा और जितने भी मूवी रिव्यूअर हैं उन्होंने मूवी को मास्टर क्लास बताया है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कुछ कुछ मूवी रिव्यूअर भी हैं जो बोलते हैं कि वामपंथी ओम नमो नमो नारायण नामा एक है पारिस्थितिक प्रतीक बोराडे करके, वो तो भाई साहब तो लेफ्टिस्टों की जल रही होगी और ये बर्न्ट पता नहीं क्या क्या शब्द यूज करते हैं ये। तो भाई अगर आपका काम प्रोफेशनली मूवी रिव्यू करना है तो उसको मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, फिर आप लेफ्टिस्ट ऐसे राइटिस्ट ऐसे इस सब चीज में मत घुसो। और अगर घुस रहे हो तो भैया मूवी की रियलिटी और प्रोपेगेंडा में फर्क भी बता दो। एंड मैं एक ही बात बोलूंगा कि भाई मूवी आ चुकी है, बहुत कमाल की है और हर एक व्यक्ति को देखनी चाहिए क्योंकि फिल्म मेकिंग काफी कमाल की है। अब दोस्तों यहाँ पर ये मेरे ओपिनियन थे, आप इससे सहमत हो सकते हो, असहमत हो सकते हो। और अगर आपने मूवी देख ली तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप मुझसे कितना सहमत हैं, और नए भी हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख के बता सकते हैं। एंड अंध भक्तों के लिए खास स्कीम है, कमेंट बॉक्स आपके लिए मर्यादा के साथ खुला हुआ है। आप जो भी वहां पर कुछ कहना चाहें, अपनी भड़ास निकालना चाहें, निकाल सकते हैं। मैं जवाब शांति पूर्वक ही दूंगा अगर देना पड़ा तो। बाकी भैया आपके जैसे इच्छा, आपका ओपिनियन रख सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड हाँ, नया चैनल है, देश की बातें करते हैं, अनबायस होके करते हैं, कोशिश करते हैं अनबायस होने की। बाकी भैया किसी भी पार्टी पुर्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई सी भी पार्टी है वो देश का भला तो एटलीस्ट नहीं कर रही है। एंड आई होप कि हमारा देश खूब तरक्की करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।